मानक प्रणाली पर आधारित हिंदी आशुलिपि के इस डिक्टेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप सभी प्रशिक्षार्थियों प्रतिभागियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। यह डिक्टेशन 160 शब्द प्रति मिनट की गति से आज के अखबार के संपादकीय लेख से ली गई है। सभी प्रशिक्षार्थियों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक शब्द चिन्हों, वाक्यांशों और संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग करें। 10 सेकंड के बाद डिक्टेशन प्रारंभ हो जाएगी। रेडी? यस। हरियाणा सरकार का निष्क्रिय और लापरवाह पुलिस अधिकारियों के प्रति रुख कड़ा हो गया है। राज्य के गृह मंत्री ने निष्क्रिय पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश देकर यह साफ कर दिया है कि पुलिस को जनता के प्रति उत्तरदायी होना ही पड़ेगा। हरियाणा सरकार के माननीय गृह मंत्री जी ने 370 अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश दिया तो पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। इस तरह की कार्रवाइयां आवश्यक हैं और यह साफ संदेश देती हैं कि पुलिस का आम लोगों के प्रति उपेक्षा का रवैया नहीं चलेगा। पुलिस थानों में आने वाली शिकायतों की जांच और उसका निस्तारण निर्धारित अवधि में पूरा करना होता है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण ये मामले लंबित समय तक लटके रहते हैं। इससे पहले भी माननीय गृह मंत्री जी पुलिस अधिकारियों को कार्य के प्रति निष्क्रियता को लेकर चेतावनी देते रहे हैं। इसका खास असर नहीं हुआ तो कड़ा कदम उठाना पड़ा। राज्य के पुलिस महानिदेशक ने अवकाश के दिन भी अधिकारियों की बैठक बुलाई, लेकिन आवश्यकता यह है कि इस तरह की तत्परता आगे भी बरकरार रहे। यह सही है कि हरियाणा पुलिस की कार्यप्रणाली और रवैये में काफी सुधार हुआ है और आम लोगों के प्रति अधिक संवेदनशील हुई है, लेकिन यह भी वास्तविकता है कि अभी भी लोगों की शिकायतों का समय पर निराकरण नहीं हो रहा है। काफी संख्या में पीड़ित लोग आज भी पुलिस थानों के लगातार चक्कर काटने को विवश हैं। ऐसे में सरकार का कड़ा रुख उचित है और उम्मीद है यह आगे भी कायम रहेगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया जारी है। नवंबर में मतदान होकर 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आएंगे। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। मध्य प्रदेश में भाजपा सत्तारूढ़ है। तेलंगाना की कमान भारत राष्ट्र समिति के पास है और मिजोरम की सत्ता मिजो नेशनल फ्रंट के पास है। राजस्थान में 30 वर्षों से कांग्रेस और भाजपा के बीच हर 5 वर्ष पर सत्ता परिवर्तन होता रहा है। उस हिसाब से इस बार राज्य में भाजपा का दावा मजबूत है। हालांकि भाजपा के लिए चुनौती भी कम नहीं है, क्योंकि पार्टी की सत्ता में आने की संभावना से दावेदारों में टिकट को लेकर काफी संघर्ष, आक्रोश और नाराजगी है। अनेक सीटों पर भाजपा को अपने सांसदों को उतारना पड़ा है। वसुंधरा राजे को चेहरा न बनाकर कमल को ही पार्टी का चेहरा बनाया जाना इसका संकेत है कि भाजपा वहां नेतृत्व परिवर्तन पर विचार कर रही है। केवल भाजपा ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी सत्ता संघर्ष में जूझ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सत्ता संघर्ष जग जाहिर है और दोनों ही अपने अपने समर्थकों को प्रत्याशी बनवाने के प्रयास में लगे हैं। यह चिंता की बात है कि स्वतंत्र भारत में इतने वर्षों के बाद भी राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों के चयन की कोई संस्थागत, सुव्यवस्थित एवं लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं बना पाए हैं। इससे मुद्दे, नेतृत्व और चुनाव प्रचार सब पिछड़ जाते हैं और टिकट से वंचित प्रत्याशियों के मन में पार्टी और नेतृत्व के प्रति कटुता, निराशा और विद्रोह पनपता है। मध्य प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 114 सीटें पाकर विजयी हुई थी। उस चुनाव में भाजपा की सीटें 109 पर सिमट गई थी। उसे 2013 के मुकाबले 56 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था। मेरी राय में अब समय आ गया है जब पिछले 2-3 वर्षों की नीति पर फिर से विचार किया जाए और एक मात्रा में घाटे के बजट का सहारा लेकर ही सही आर्थिक तथा सामाजिक विकास योजनाओं की गति को आगे बढ़ाया जाए। इस मामले में मैं समझता हूं कि तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आज जनसाधारण में जो असंतोष उभर रहा है वह हानिकर दिशाओं में न चलने पाए। आज के राजनीतिक वातावरण की दृष्टि से भी मैं
कहना चाहता हूं कि विकास की गति को बढ़ाने की आवश्यकता है। जहां तक इस नए बजट के अंतर्गत कर नीति का संबंध है, अच्छा होता यदि मिट्टी के तेल और खाने की वस्तुओं पर अतिरिक्त कर न लगाया जाता। मेरी राय में इस प्रकार के करों को नहीं लगाया जाना चाहिए। इससे गरीब पर कर का बोझ पड़ता है, जो कि उचित प्रतीत नहीं होता है। परंतु वस्तुस्थिति कुछ ऐसी लगती है कि प्राय गरीबों पर करों का भार लादे बिना सरकार की गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। एक नया कर जिसे पहली बार मोरारजी देसाई ने लगाने की ठानी है, वह है कृषि संपत्ति संबंधी कर। अब से पहले कुछ राज्यों में कृषि संबंधी आयकर लगाया गया था, परंतु इसके प्रशासन तथा वसूली आदि में इतनी कठिनाइयां आई कि राज्य सरकारों को अपनी नीति बदलनी पड़ी। बात यह है कि जहां करोड़ों अनपढ़ तथा गांवों में बसने वाले किसानों पर हिसाब किताब रखने और रिपोर्ट भेजने की जिम्मेदारी लादी जाती है, वहां ऐसा कोई कर सफल नहीं हो सकता है। उल्टे उसके कारण लाखों लोग कई प्रकार से सताए जाते हैं और फिर वे लोग सरकार से नाराज हो जाते हैं। इसलिए पहले देखना यह पड़ेगा कि यह कर कितने कृषकों को पर लागू होने वाला है और उससे कितना रुपया वसूल होगा। किसानों पर आयकर संपत्ति कर लगाना उचित नहीं कहा जा सकता, परंतु कठिन तथा आचरण के विरुद्ध अवश्य साबित हो चुका है। अब देखना यह है कि सरकार इस कर को लागू करके कितना रुपया वसूल करेगी और कैसे। नए बजट की कर नीति के बारे में कई सदस्य यहां पर बोल चुके हैं, मैं वह सब दोहराना नहीं चाहता। मैं कुछ बुनियादी प्रश्नों के और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज हम देश के इतिहास में एक बड़े नाजुक समय से गुजर रहे हैं, जबकि जनतंत्र की प्रगति एक नए मोड़ पर पहुंची है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जब जनतंत्र का मूल्य ही लोगों की दृष्टि में गिरता जा रहा है, तो फिर उसका पनपना भी कहां तक संभव होगा। आज देश भर में लोगों में अनुशासन का अभाव पाया जाता है और ऐसा लगता है कि लोगों ने मारधाड़ से ही सब कुछ हासिल कर लेने की ठानी है। छोटी से छोटी मांग से लेकर बड़ी से बड़ी समस्या तक में सर्वत्र हिंसात्मक प्रवृत्ति का दौर दिखाई दे रहा है। जहां तक अनुशासन न हो, वहां जनतंत्र चल नहीं सकता और वहां जनतंत्र के बदले भीड़ का ही राज्य हो जाता है। सरकारी उद्योगों की हालत अजीब है। आप यह भी नहीं कह सकते कि सरकारी उद्योगों के कर्मचारियों को आप अच्छा वेतन देते हैं या उनको रहने का अच्छा स्थान देते हैं, फिर भी घाटा होता है और देश का नुकसान करते हैं। इसके कारण क्या हैं? कारण यह है कि आपकी औद्योगिक नीति गलत है और जो रुपया आपके पास है उसको भी आवश्यक काम के लिए खर्च नहीं कर रहे हैं। एक तरफ रोजगार के लिए 600 करोड़ रुपया रख रहे हैं और दूसरी ओर राजस्थान नहर को पूरा करने के लिए आप कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। एक ओर महाराष्ट्र के अंदर आप नई चीनी मिलें खोल रहे हैं और दूसरी ओर उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर कारखाने बंद हो रहे हैं या जो उनकी क्षमता है उस पर पूरे तौर पर काम नहीं कर रहे हैं। यह कोई औद्योगिक नीति नहीं है। इसलिए यह कहना उचित नहीं है कि सरकार सही नीति की ओर जा रही है। सरकार को एक कारगर योजना की ओर योजनाबद्ध तरीके से बढ़ना होगा। स्टॉप। यह डिक्टेशन 160 शब्द प्रति मिनट की गति से 8 मिनट की रिकॉर्ड की गई है। सभी प्रत्याशियों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक इसका अभ्यास करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के साथ इस डिक्टेशन को जब आप टाइप कर लेते हैं, मिलान भी करें। अंत में सभी साथियों को नमस्ते, जय हिंद, जय हिंद।